तो टॉपिक क्या है बेटा, हाफ लाइफ। जैसे नाम से ही देखो पता चल रहा है हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, आधी जिंदगी। यहाँ पर आधी जिंदगी का मतलब है जो हमारा रिएक्टेंट है वो अपने इनिशियल अमाउंट का कितना रह जाए, आधा। दैट टाइम ड्यूरेशन यानी वो एक समय है बेटा जितने समय में कोई भी सब्सटेंस जितना अमाउंट में हो उसका आधा रह जाए, ठीक है। द टाइम ड्यूरेशन इन विच द रिएक्टेंट रिमेन्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। समझ आया? तो दैट इज नोन एज हाफ लाइफ। तो लिखो यहां पर डेफिनेशन लिख लो, पहले लिखो द टाइम in which the reactant remains half of its initial concentration is called half life। ठीक है, तो जितने टाइम ड्यूरेशन में कोई भी सब्सटेंस अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या रह जाए, आधा, उस टाइम ड्यूरेशन को ही क्या कहते हैं, उसकी हाफ लाइफ। अब इसको मान लो इक्वेशन 2, सपोज दैट ये वाली जो इक्वेशन हमने यहाँ निकाली है ना बेटा, इसको इक्वेशन मान लें 2। तो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। अगर हम इक्वेशन 2 को ले लें, ठीक है, तो यहाँ पर t इज इक्वल टू कर दे टी हाफ लाइफ, और जो फाइनल कंसंट्रेशन है, फाइनल कंसंट्रेशन मतलब ये क्या करेंगे, कैटलिस्ट डालेंगे। अरे कैटलिस्ट बेटा, रिएक्शन किसी भी टाइम ड्यूरेशन में हाफ हो रही हो, चाहे जल्दी हो रही हो या कम हो रही हो, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा हुआ हो या कम हो, कैटलिस्ट का यहाँ पर कोई रोल नहीं है अभी। अगर कैटलिस्ट डाल दोगे तो हाफ लाइफ कम हो जाएगी, जल्दी हो जाएगा कंपाउंड, आधा खत्म। और अगर कैटलिस्ट नहीं डालोगे तो हाफ लाइफ ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा टाइम में आधा होगा, ठीक है। तो कैटलिस्ट का काम केवल उसकी लाइफ को कम या ज़्यादा करना है। हाफ लाइफ का मतलब वो टाइम ड्यूरेशन ही कहलाएगा, चाहे वो जल्दी हो जाए चाहे वो देर में हो, ठीक है। तो अगर मान लो t इज इक्वल टू टी हाफ, मतलब हमने जो समय है उसको टी हाफ कर दिया, तो जो फाइनल कंसंट्रेशन है इट बिकम्स इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ। जो फाइनल कंसंट्रेशन होगी वो कितनी हो जाएगी, जितना हमने लिया उसका आधा, हाफ। इसको उठाओ तो बेटा हम क्या कर दें, उस इक्वेशन में पुट कर दो, तो टी हाफ बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन के को इधर कर दिया, टी को टी हाफ इधर कर दिया। समझ आ रहा है? के को नीचे ले गए और टी को टी हाफ करके इधर ले आए, क्योंकि हमें टी हाफ निकालना है। और हो जाएगा लॉग, बेटा ध्यान से सुन लो, उसके बाद लिखो ऊपर हो जाएगा ए नॉट और नीचे हो जाएगा ए नॉट बाई 2। हो जाएगा ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, 2 आ जाएगा ऊपर, तो ये बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन के, और हो जाएगा log 2। log 2 की वैल्यू पता है कितना होती है, log 2 इज इक्वल टू 0.3010। याद है ये वैल्यू? नहीं, 3 वैल्यूज याद कर लो बेटा, भले एग्जाम में मिल जाती है इतनी वैल्यू। log बेस 10 2 की वैल्यू होती है 3010, log बेस 10 3 की वैल्यू होती है 0.4771, और log बेस 10 5 की वैल्यू होती है 0.6990। ये 3 वैल्यूज याद कर लो, ये तो 3 जरूरी हैं, क्योंकि कंपटीशन में भी हो सकता है तुम्हें log ना मिले कहीं, या log की जरूरत पड़ जाए, तो ये 3 से हम बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। इन 3 की हेल्प से बहुत सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, बताएंगे कैसे बाद में। ये कर लिया। अब टी हाफ बराबर हो जाएगा बेटा, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ये और ये मल्टीप्लाई करोगे, तो मुझे तो वैल्यू रटी हुई है, आप लोग मल्टीप्लाई करके देखते रहना बाद में, 0.6932 अपॉन के, ये वैल्यू आती है, ठीक है। अब अगर इसकी टी हाफ में देखोगे तो बेटा कहीं कंसंट्रेशन का टर्म नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। अगर तो इसीलिए बेटा इसकी जो टी हाफ होती है, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन बोर्ड में, अच्छा, कि कौन सी रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन है बेटा फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर की जो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो यहां पर लिख लेना, इट इज क्लियर दैट first order reaction does not depend upon initial concentration
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है बेटा वो इनिशियल कंसंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं होती है। क्लियर है?